ऋचा, ओ ऋचा, कहाँ हो कि गुहार लगाता ऋषि जब घर में घुसा तो उसकी माँ ने कहा, क्या बात है, क्यों जान हलकान कर रहा है ऋचा के लिए? और तू आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, परंतु ऋचा कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या वो घर में नहीं है? हाँ, ऋचा इस समय घर में नहीं है, वो अपने मायके गई हुई है। क्या आज फिर से मायके? ऋषि ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। 2 दिन पहले ही तो मायके गई थी, इतनी जल्दी जाने की क्या भला तुक है? अरे, इसमें तुक की क्या बात हुई? 2 दिन पहले गई थी, उसके पापा का रूटीन हेल्थ चेकअप होना था, सो उनको लेकर हॉस्पिटल गई थी। अब तू जानता तो है कि ऋचा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, फिर माँ बाप की उम्र भी बढ़ रही है, आए दिन कुछ न कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चलती रहती है। वह बेचारे जब कोई खास प्रॉब्लम ना हो कहाँ ऋचा को खबर करते हैं। वे भी जानते हैं कि यहाँ भी ऋचा ही इकलौती है घर संभालने वाली। वो तो आज बाथरूम जाते समय ऋचा की माँ का पैर स्लिप कर गया, वो एकदम से गिर पड़ी। उसके पापा यह देखकर घबरा गए, सो ऋचा को फोन कर दिया। इसमें गलत क्या है? बड़ी उम्र में इस तरह की घबराहट हो ही जाती है। और फिर ऋचा हमारी बहू है, कोई जर खरीद गुलाम थोड़ी ही है जो जरूरत पड़ने पर कहीं आ जा न सके। माँ की पीड़ा बेटी के लिए क्या होती है, या भला मुझसे अधिक कौन समझेगा? मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वह ऋचा के साथ भी हो। अब तू बता, आज जल्दी कैसे आया? अरे माँ, आज ऑफिस में कोई इतना काम नहीं था, सो मैंने सोचा आज जल्दी घर जाकर ऋचा के साथ कोई अच्छी सी मूवी देख आता हूँ। बॉस को बोला कि सिर कुछ भारी सा लग रहा है, सो बॉस ने भी तुरंत कह दिया कि अच्छा, जाओ घर जाकर आराम करो। यू नॉटी बॉय, मूवी के लिए बॉस से झूठ बोला? हाँ माँ, मेरे बॉस सच में काफी काइंड दिल के हैं। कभी किसी का दुख दर्द सुनकर तुरंत उनका दिल पिघल जाता है। हो सकता है कि तेरे बॉस के साथ पहले कभी ऐसा हादसा हो चुका हो जो अब उनको कठोर नहीं होने देता हो, क्योंकि ऐसा तो कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है। जैसा कि तू हर समय बोलता रहता है कि ऋचा को हर समय मायके जाने की इजाजत क्यों देती हो? बेटा, तू नहीं समझेगा यह सब। मैं यह सब भुगत चुकी हूँ, इसीलिए ऋचा को उसके मायके जाने से नहीं रोकती। और फिर ऋचा अपने सारे काम तो पूरी निष्ठा से निभाती है, चाहे काम यहाँ का हो या मायके का हो। फिर अनावश्यक रोका टोकी करके अपना सम्मान कम करने की क्या जरूरत है? क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो चुका है? प्लीज माँ, बताओ ना मुझे, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। अब ऋचा के मूवी बिना जाने का तो मूड रहा नहीं, तो आपकी कहानी सुनकर ही मन बहलाने की कोशिश करता हूँ। या जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ कोई कहानी नहीं है, परंतु मेरी आप बीती है। सुनकर तेरे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसमें आज तक उस हादसे की टीस उठती है। हे भगवान, ऐसी जल्लाद सास किसी को ना मिले जिसके पास हिटलर जैसा दिल हो। पर दादी तो मुझे बहुत प्यार करती थी, फिर जल्लाद कैसे हो गई माँ? हाँ, अपने नाती पोतों पर तो जान निछावर करती थी, क्योंकि मूल से अधिक सूद जो प्यारा होता है। दुश्मन तो हम बहुओं के लिए थी, ऐसे ऐसे फरमान सुनाती रहती थी कि मजाल है कोई मना कर सके उनके हुक्म पालन को। पहेलियां क्यों बुझा रही हो, बता भी दो ना अपनी आप बीती, शायद मैं भी कुछ सीख सकूं। हाँ तो सुन, बात करीब 40 साल पुरानी है। उस समय अधिकतर सासें ऐसी ही हुआ करती थी, जो बहुओं को अपने पाँव की जूती से अधिक कुछ समझती ही नहीं थी। बस सारा दिन बंधुआ मजदूर की तरह घर के काम करने में जुटे रहें। जब घर के पुरुष खाना खा ले, फिर जो बच जाए उसी को खाकर संतोष करो। छोटी उम्र में ब्याह दी जाती थीं बेटियां, तभी तो ससुराल वाले अपनी उंगलियों पर नचाते थे, मूक पशुओं की तरह उनका कहना मानना पड़ता था। तो क्या पापा भी उनके सामने कुछ गलत होते कुछ नहीं कहते थे? ये लो, जब उनके सामने तुम्हारे दादाजी की भी आवाज नहीं निकलती थी, तो तुम्हारे पापा की क्या औकात थी जो उनके सामने मुंह खोल सकते? पूरी तरह हिटलर थी तुम्हारी दादी। मेरा मायका भी ऋचा की तरह लोकल ही था। शायद मेरे माँ बाप यही सोचकर खुश थे कि जब तब बेटी से मिल लिया करेंगे। वैसे तो तुम्हारे 2 मामा भी थे उनकी देखरेख करने के लिए। समय अनुसार उन दोनों की नौकरी मुंबई में लग गई और इधर माँ बाबूजी की उम्र भी बढ़ने लगी। बढ़ती उम्र की समस्याएं भी आने लगीं। मेरे भाई बारी बारी से महीने में एक एक चक्कर लगाते उनकी देखरेख के लिए। फिर वे दोनों यह सोचकर भी निश्चिंत हो जाते कि मैं तो हूँ ही इसी शहर में,
कुछ ऊंच नीच होगी तो मैं संभाल लूंगी। उस समय आज की तरह मोबाइल फोन तो होते नहीं थे जो अपने घर वालों से बातचीत करके उनकी कुशलता का पता कर लो। हाँ, घर में एक लैंडलाइन फोन जरूर था जो कि बजने फिर सिर्फ तुम्हारी दादी ही उठाती थी। जरूरत समझती तो बता देती कि किसका फोन था, नहीं तो उनसे पूछने की हिम्मत तो होती ही नहीं थी कि क्या मेरे माँ के घर से फोन तो नहीं आया था। पूछने का मतलब सिर के मुंह में हाथ डालना। सारा दिन उनका लेक्चर चालू हो जाता। काम में तो मन नहीं लगता, फोन की तरफ ध्यान लगा रहता है। खाना यहाँ खाती है और ध्यान मायके का करती है। एक बार तुम्हारी नानी की तबीयत खराब हो गई। मुंबई से दोनों भाई पहुंच गए। तबीयत के बारे में सुनकर जब तुम्हारे मामा ने फोन करके बताने की कोशिश की तो आदतन फोन तुम्हारी दादी ने उठाया। कह दिया कि बड़ी उम्र में ऐसी तबीयत तो नरम चलती रहती है। मायका लोकल है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी बड़ी बात पर मायके के चक्कर लगाती रहो। यहाँ के लिए भी ड्यूटी बनती है। तुम्हारी बहन की माँ की तबीयत अधिक बिगड़ने लगी और माँ ने मुझे देखने की इच्छा जाहिर की तो फिर फोन आया भाई का कि माँ अपनी बेटी को देखने को तड़प रही है, प्लीज मेरी बहन से बात करवा दीजिए, नहीं तुम्हारी माँ तड़पे या मरे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे घर आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, वह उन लोगों के लिए भोजन बनाने में व्यस्त है, अभी नहीं आ सकती। फोन पर जानते हो, फोन सुनकर सारा दिन बड़बड़ाती रही। इसलिए लोकल ससुराल ढूंढ लेते हैं लोग कि जब चाहे तब बेटी को अपने पास बुला लो, बहाने बनाकर खराब तबीयत का हवाला देकर। जानते हो बेटा, मेरी माँ यानी तुम्हारी नानी मुझे देखने व मिलने की इच्छा रखते हुए इस संसार से रुखसत कर गई। मेरा मन खाना बनाने में भी नहीं लग पा रहा था। मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे कि जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो, पर कहती तो किससे, उस पत्थर दिल औरत से तो कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं था। कभी सोचती हूँ तो लगता है कि पता नहीं कोई औरत होकर किसी दूसरी औरत के मन की पीड़ा क्यों नहीं समझ पाती। हमारे पड़ोसी अंकल का बेटा मुझे लेने आया और सारी स्थिति से सासू माँ को अवगत कराया। तब कहीं जाकर मैं मायके जा पाई। जाते समय इतना कहा कि कुछ एक कपड़े रख लेना, शायद तुम्हें वहां रुकना पड़े। कुछ दिन सुनकर मन शंका से भर गया। कहा तो मायके जाने नहीं देती थी और आज वहां रुकने की इजाजत दे रही है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। भला ये पत्थर दिल औरत कैसे पिघल सकती है। अपनी माँ के जाने की बात सुनकर मेरे तो आंसू थम ही नहीं रहे थे। रोती कलपती मायके चली तो जरूर, परंतु माँ तो जीते जी नहीं मिल पाई। इस बात की टीस अभी भी मेरे मन को व्यथित कर देती है। बस इसीलिए मैं ऋचा को उसके माँ पापा के घर जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाती। बढ़ती उम्र में माँ बाप अपने ही बच्चों को देखने के लिए तरस जाते हैं। इस बात को मुझसे अधिक कौन समझेगा। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वह मेरी ऋचा के साथ भी हो। जमाना बहुत बदल चुका है। न तो पहले जैसी सासें रह गई हैं और न पहले जैसी बहुएं जो सास को ब्लाइंड ही फॉलो करें। आज हर एक के पास मोबाइल है। ऐसा कुछ होने पर बहुएं यह कहकर तुरंत निकल लेती हैं कि मैं मायके जा रही हूँ अपनी बीमार माँ का हाल जानने के लिए। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बदलते परिवर्तन को स्वीकार करने में ही सबकी भलाई होती है, न कि अपने पद के अहम के लिए दूसरों की पीड़ा को नज़रअंदाज करना, जैसा मेरी सास ने किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।